गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, कल लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था ग्लोबलाइजेशन का। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? टू इंटीग्रेट द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्री। एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ क्या करना? इंटीग्रेट करना। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, सो दैट आवर फॉरेन ट्रेड इंक्रीज। ग्लोबलाइजेशन करने का मेन पर्पस क्या था? हमारा फॉरेन ट्रेड इंक्रीज करना, सो दैट देयर इज अ फ्रीली मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स, कैपिटल एक्सेट्रा फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लास्ट डे हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस ये भी किया था कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई गई थी। जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी उसको इंक्रीज किया गया, इन्वेस्टमेंट की लिमिट को इंक्रीज किया गया। ठीक है, और क्या किया गया कि पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, जहां पहले फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने में रिस्ट्रिक्शंस थी, अब वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। ठीक है, अब हम लोग फ्रीली फॉरेन करेंसी को सेल एंड परचेज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या स्ट्रेटेजीज की गई? लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी को बनाया गया। ठीक है, रिडक्शन इन टैरिफ, टैक्स बैरियर्स। इस पॉलिसी के बनने से पहले बहुत सारे टैक्स बैरियर्स थे, अब वो टैक्स बैरियर्स क्या कर दिए गए? रिमूव कर दिए गए धीरे धीरे। ठीक है, रिडक्शन इन टैरिफ हो गया। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, इस पॉलिसी के बनने से पहले क्वांटिटी का रिस्ट्रिक्शन था कि हम इतनी क्वांटिटी से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। सो ये सारी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की गई ताकि ग्लोबलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। एंड ग्लोबलाइजेशन ने हमारे फॉरेन करेंसी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करी। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है इसी पेज पर, मेरे पास पेज नंबर 119 पर, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। टैरिफ बैरियर्स मेनली रेफर्स टू बैरियर ऑन इंपोर्ट थ्रू हाई इंपोर्ट ड्यूटी। टैरिफ बैरियर मोस्टली इंपोर्ट के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? इंपोर्ट के ऊपर। टैरिफ बैरियर मेनली रेफर्स टू बैरियर ऑन इंपोर्ट थ्रू हाई इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब हम जो चीजें इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर हाई ड्यूटी चार्ज करना। क्या करना? हाई ड्यूटी चार्ज करना। ठीक है, दैट इज टैरिफ बैरियर। वो क्या कहलाएगा? टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर्स जनरली रेफर्स टू क्योटा बैरियर इंप्लाइंग क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, जैसे 91 से पहले हमारे ऊपर क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि इससे ज्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, इस लिमिट से ज्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन। वो क्या कहलाती है? क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस कहलाती है। दैट इज कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ का मतलब टैक्स से रिगार्डिंग बैरियर, एंड नॉन टैरिफ मतलब नॉन टैक्स। ठीक है, तो टैरिफ में तो आपका क्या आ गया? आपने क्या पढ़ा? टैरिफ बैरियर में आ गया आपका रिगार्डिंग जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना, दैट इज टैरिफ बैरियर। एंड नॉन टैरिफ बैरियर क्या है? रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी कि आप इतनी क्वांटिटी से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, या इतनी क्वांटिटी से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। दैट इज नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, इसी पेज पर नीचे आपको क्या दिया हुआ है? बायलैटेरियल एंड मल्टीलैटेरियल ट्रेड एग्रीमेंट। Bilateral trade agreement refers to trade agreement of one country with the other. या these are trade agreements between any two countries of the world. ठीक है, मान लो इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट है, दैट इज कॉल्ड बायलैटेरियल एग्रीमेंट। टू कंट्रीज के बीच में कोई एग्रीमेंट है, दिस इज एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। टू कंट्रीज के बीच का जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? बायलैटेरियल एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है, मल्टीलैटेरियल ट्रेड एग्रीमेंट रेफर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ वन कंट्री विद मैनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। मान लो इंडिया का कोई एग्रीमेंट चाइना के साथ भी है, यूई के साथ भी है, यूएसए के साथ भी है। ठीक है, कई देशों के साथ वो एग्रीमेंट है, तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? मल्टीलैटेरियल। अगर सिर्फ एक कंट्री के साथ जो एग्रीमेंट है वो बायलैटेरियल एग्रीमेंट, और बहुत सारी कंट्रीज के साथ जो एग्रीमेंट है हमारा वो क्या बन जाएगा? आपका मल्टीलैटेरियल ट्रेड एग्रीमेंट। देन इसके बाद आपके पास टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक लास्ट में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं।
आज हम इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं एक एलपीजी पॉलिसी की अप्रेजल। इट मीन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, एलपीजी पॉलिसी के मेरिट्स ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज के मेरिट्स। फर्स्ट मेरिट, वाइब्रेंट इकोनॉमी। यानी हमारी इकोनॉमी का स्कोप बढ़ा, वाइड हुआ। वाइब्रेंट का मतलब यहां पर क्या है, वाइड। वाइब्रेंट इकोनॉमी कहता है कि एलपीजी पॉलिसी आने से हमारी इकोनॉमी का स्कोप वाइड हुआ, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ। दैट इज कॉल्ड वाइब्रेंट इकोनॉमी। देखिए, इंडियन इकोनॉमी हैज डेफिनेटली बिकम अ मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी। ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी हैज trended up as indicated by GDP growth. Post LPG policies, the growth of GDP shot up to as high as 8% per annum. LPG के पॉलिसी के पहले LPG पॉलिसी से पहले हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ बहुत लो थी। ठीक है, एलपीजी पॉलिसी के आने के बाद हमारे देश की ग्रोथ क्या हुई, इंक्रीज हुई। यानी एलपीजी पॉलिसी से हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट हुई, हमारी इकोनॉमी का स्कोप इंक्रीज हुआ, स्कोप बढ़ा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेंट इकोनॉमी। सेकंड पॉइंट, स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एलपीजी पॉलिसी के कारण हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। एलपीजी पॉलिसी हैव वर्कड एज अ ग्रेट स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी। एलपीजी पॉलिसी के कारण हमारा प्रोडक्शन इंडियन इकोनॉमी में इंक्रीज हुआ। इट इज ओइंग टू दिस पॉलिसी दैट आईटी इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैज अचीव ग्लोबल इकोनाइजेशन। एलपीजी पॉलिसी के कारण ही हमारे देश में आईटी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ। यानी बहुत ही सिंपल सा पॉइंट क्या कह रहे हैं, एलपीजी पॉलिसी का क्या मेरिट हुआ, एलपीजी पॉलिसी के कारण हमारी इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई और इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। बहुत इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज हुई और इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। थर्ड पॉइंट, अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। चेक का मतलब होता है कंट्रोल। चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, चेक का मतलब होता है कंट्रोल। ठीक है, चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट कहते हैं जो फिस्कल डेफिसिट हमारा लगातार इंक्रीज हो रहा था। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा, हमारी इनकम कम। कहता है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट हमारी कंट्री का लगातार इंक्रीज हो रहा था, एलपीजी के कारण वो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आ गया। अब हमारा फिस्कल डेफिसिट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, यानी हमारे एक्सपेंडिचर कम होने शुरू हो गए, हमारी इनकम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये किसके कारण हुआ, ये भी एलपीजी पॉलिसी के कारण ही हुआ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, चेक ऑन इन्फ्लेशन। चेक ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई पर कंट्रोल हुआ। आपने पॉइंट पढ़ा था ना कि 91 से पहले हमारी कंट्री में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ कह रहे हैं कि owing to a greater flow of goods and services in the economy, the rate of inflation has been lower. In the years 2011-12 to 13-14, inflation was in range of 6-9% per annum. 17-18 में ये एस्टिमेट की गई only 2.9, यानी कितनी डिक्रीज हुई। ठीक है, यानी एलपीजी पॉलिसी के कारण हमारी कंट्री में महंगाई डिक्रीज हुई। ठीक है, इन्फ्लेशन डिक्रीज हुआ। ये 4 के 4 पॉइंट्स समझ आ गया आपको। एक मिनट देखिए, फिर रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, क्या फायदा हुआ एलपीजी पॉलिसी के, क्या मेरिट्स हुए, वाइब्रेंट इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट हुई। हमारी इकोनॉमी क्या हुई, वाइब्रेंट हुई, इकोनॉमी इंक्रीज हुई। ठीक है, इकोनॉमी का स्कोप बढ़ा, ग्रोथ बढ़ा हमारे देश के अंदर।
सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि एलपीजी पॉलिसी के कारण, ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी देयर इज अ इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज, मोस्टली द आईटी इंडस्ट्री मोर इंक्रीज एंड दैट रिजल्ट increase in production in our country due to LPG policy. Check on fiscal deficit. Prior to 91, there is a lot of fiscal deficit in our economy. Our expenditure more than our income because of LPG policy. There is a control on fiscal deficit. Now check on inflation, महंगाई. Prior to 91, there is a continuously increase in price of goods. And there is a continuously increase in inflation, but due to LPG policy, it control on inflation and inflation decline becomes start. महंगाई कम होना स्टार्ट हो गई. ठीक है, 4 के 4 पॉइंट आपको क्लियर अच्छे से. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर सॉवर्जिनिटी. एलपीजी पॉलिसी का क्या फायदा हुआ? कंज्यूमर सॉवर्जिनिटी. फिफ्थ पॉइंट, कंज्यूमर सवर्जिनिटी. मतलब क्या है कि 91 से पहले कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस नहीं थी. इट मीन प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट थी. प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस कर दिया कंज्यूमर को वो ही परचेज करना पड़ता था. लेकिन एलपीजी पॉलिसी के कारण अब मार्केट कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गई है, यानी कंज्यूमर प्रमुख हो गया है. Consumer sovereignty has expanded over time. This is evident from the fact that large variety of goods and services from the diverse global market are now within the easy reach of buyers. Producers are widely responding to consumer choice and preference. Consequently, overall level of expenditure of the household has tended to rise, implying on overall rise in the welfare status of people. ये कहना ही चाह रहे हैं कि एलपीजी पॉलिसी के कारण अब कंज्यूमर सॉवर्जन हो गया है. कंज्यूमर को वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स मिलने लगे हैं. कंज्यूमर को चॉइस का ऑप्शन मिलने लगा है. जहां पहले प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस कर दिया कंज्यूमर को वो ही परचेज करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. कंज्यूमर के पास बहुत सारे चॉइस के ऑप्शन होने लगे हैं. कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. कंज्यूमर सॉवर्जन हो गया. कंज्यूमर मार्केट का मेन प्रमुख बंदा बन गया. ठीक है, किसके कारण हुआ? एलपीजी के कारण. चलिए, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. नेक्स्ट बेनिफिट क्या हुआ? इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ा. एलपीजी के कारण हमारा फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हुआ. फॉरेन ट्रेड होगा इंक्रीज तो नेचुरल सी बात है हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्रीज होगा. डिप्लेशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व वाज वन ऑफ द कंपेलिंग रीजन फॉर द गवर्नमेंट टू शिफ्ट टू एलपीजी पॉलिसी. कहते हैं लगातार 91 से पहले हमारा फॉरेन रिजर्व कम होता जा रहा था, जो एक बहुत बड़ा कारण था. किस चीज का कारण था बताओ? किसका कारण था? जो एलपीजी पॉलिसी की डिमांड का एक बहुत बड़ा कारण था. लगातार जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो डिक्लाइन होना. ठीक है, थैंक्स टू दिस पॉलिसी फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री हैव नाउ रीच टू कंफर्टेबल लेवल. एलपीजी पॉलिसी के कारण अब हमारा फॉरेक्स रिजर्व अगेन बढ़ गया है और कंफर्टेबल जोन पर आ गया है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या आप इसको भी बोल सकते हो इंक्रीज इन प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इंक्रीज इन प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. देखिए, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज टेकन अ क्वांटम जंप आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ एलपीजी पॉलिसी. एलपीजी पॉलिसी के बाद हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसने बहुत बड़ा जंप लिया. ठीक है, हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई. दिस हैज बीन अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ टू द गवर्नमेंट इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज नॉट जनरेटिंग इनफ ऑफ सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट. इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग ऑब्सोलेट. कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत थी इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं हो रही थी. टेक्नोलॉजी पुरानी ही यूज की जा रही थी, न्यू टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जा रही थी, यानी फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज किया नहीं जा रहा था. सेकेंडली कहता है कि हमारे पास इनफ मनी नहीं थी. इंडिया के पास इनफ मनी नहीं था, लेकिन
फॉरेन एलपीजी के कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ और बहुत सारे फॉरेनर्स ने आकर इंडिया में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, जिससे हमारे देश की ग्रोथ हुई। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया की ग्रोथ का। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर एलपीजी पॉलिसी के कारण ही इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, आइए बात समझ। 8th पॉइंट, 8th मेरिट। अभी तक आपको तीन पॉइंट क्लियर है। कंज्यूमर संरक्षण हुआ, कंज्यूमर प्रमुख हो गया। पहले जहां मार्केट प्रोड्यूसर ओरिएंटेड थी, प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग गुड्स बनता था और प्रोड्यूसर चाहता वही बेचता, लेकिन अब मार्केट क्या हो गई है, कंज्यूमर सवर्जिनिटी हो गई है। कंज्यूमर के पास चॉइस के ऑप्शन आ गए हैं, कंज्यूमर के पास कंज्यूमर के अकॉर्डिंग गुड्स बनने लगा अब मार्केट के अंदर। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या कहते हैं, 91 से पहले हमारा फॉरेन रिजर्व लगातार क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, बट इस पॉलिसी के कारण अब हमारा फॉरेन रिजर्व इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, 3rd पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर कि एलपीजी के कारण हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, जो कहते हैं कि जिसके कारण इंडिया की डेवलपमेंट हुई धीरे धीरे। ठीक है, 8th पॉइंट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज एन emerging economic power. India as an emerging economic power. India as an emerging economic power कहता है it is owing to LPG policies and the consequent rise in the overall level of economic activity that India is now being recognized as an emerging power in the world। कहते ये एलपीजी पॉलिसी ही थी जिसके कारण इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर अब एक emerging इकोनॉमिक पावर के रूप में खड़ा हुआ, यानी इंडिया की एक पहचान बनी, इंडिया एक पावर के रूप में पूरे वर्ल्ड में सामने आई। दिस रिकॉग्नाइजेशन not only raises India's economic ranking in the world but also boosts confidence of the global investor in Indian economy as a preferred destination of investment। सिर्फ इंडिया को वर्ल्ड में एक रैंक ही नहीं मिला, बल्कि ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स थे वो भी इंडिया में अब इन्वेस्टमेंट करने का धीरे धीरे सोचने लगे। ठीक है, बात आई समझ अच्छे से, पॉइंट क्लियर है। यानी इंडिया क्या निकल कर आई, एक emerging पावर के रूप में कंट्री के अंदर निकलकर सामने आया। ठीक है, 9th लास्ट मेरिट, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट, जहां पहले मार्केट मोनोपोली नेचर की थी, अब वो कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गई, कंपटीशन स्टार्ट हो गए। यहाँ पर लॉन्च ऑफ एलपीजी पॉलिसीज हैज कॉज्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मार्केट। कहते हैं एलपीजी पॉलिसी के कारण हमारा इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। इंडियन मार्केट आर नाउ इंक्रीजिंगली शेडिंग इट्स मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर एंड बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। अब कहता है कि एलपीजी पॉलिसी के कारण ही इंडिया एक मोनोपोली मार्केट से निकलकर कॉम्पिटिटिव मार्केट में आई, जिसके कारण इंडिया का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अ कपल ऑफ डिकेड्स बैक प्रोडक्ट्स लाइक कार, रेफ्रिजरेटर, एसी एंड पीसीज वर द मोनोपोली मार्केट ऑफ सेलेक्ट ब्रांड। नाउ वैरायटी ऑफ दिस प्रोडक्ट आर अवेलेबल एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। पहले जहां एक सिलेक्टेड सी मार्केट होती थी, इनकी सिलेक्टेड से प्रोड्यूसर होते थे इन चीजों के, अब कंपटीशन बढ़ा है, अब हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, एलजी का, सैमसंग का, सोनी का, बहुत सारी एलईडीज मिल जाती है। तो कंपटीशन बढ़ने के कारण यहाँ देश का ग्रोथ भी हुआ। सो आपने 9 आज मेरिट्स पढ़े हैं एलपीजी पॉलिसीज के। एलपीजी पॉलिसी के टोटल मेरिट्स कितने हैं, 9। ये आपने आज स्टडी किए हैं। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक इसी में मेरिट्स के बीच में ही आपको एफडीआई एंड एफआईआई दिया हुआ टॉपिक, हम ये पढ़ लेते हैं। एफडीआई एंड एफआईआई टॉपिक क्या है? ठीक है, एफडीआई एंड एफआईआई टॉपिक क्या है? ठीक है बेटा, पढ़ते हैं अभी। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफआईआई क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर टू इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेनर by the way of their business establishment in India
इट इम्प्लाइज ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कोई फॉरेनर हमारे इंडिया में आकर एक बिजनेस सेट कर ले, कोई फॉरेनर इंडिया में आकर क्या कर ले, बिजनेस सेट करके बैठ जाए, ओनरशिप भी उसकी, कंट्रोल भी उसका, वो कहलाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल कोक, पेप्सी, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, सुना है ना नाम? कोक, पेप्सी, डोमिनोज, मैकडोनल्ड। जो इनके ऑनर थे वो बाहर के थे, फॉरेन कंट्री के थे, उन्होंने इंडिया में आकर ये बिजनेस क्या कर लिया, सेट कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया। सो बात आ रही है समझ यहां पर आपको कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब कोई फॉरेनर इंडिया में आकर एक बिजनेस सेट करके बैठ जाए। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, it refers to investment in Indian company by way of purchasing their equity या shares by the foreign banking and non banking institute। मान लो कोई फॉरेनर हमारी इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है, ठीक है, बॉन्ड्स खरीद ले, डिवेंचर्स खरीद ले, तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यहां ना तो उसकी ओनरशिप ना उसका कंट्रोल, सिर्फ फॉरेनर ने क्या किया, हमारी इंडिया की किसी कंपनी के अंदर पैसा कुछ इन्वेस्ट कर दिया। बात आ रही समझ? जब कोई फॉरेनर इंडिया की किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दे, किस तरीके से, हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करके, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो आपको FDI और FII में मीनिंग समझ आ गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो क्या होता है, जब कोई फॉरेनर इंडिया में आकर एक बिजनेस सेट करके बैठ जाए, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है, जब कोई फॉरेनर हमारी कंपनी यानी इंडियन कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स में पैसा क्या करे, इन्वेस्ट करे, परचेज करे। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी का टॉपिक कल करेंगे। कोई डाउट है तो आप ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।